गुड मॉर्निंग यशराज, गुड मॉर्निंग गगन, गुड मॉर्निंग कुश। कुश बहुत दिन से नजर आए भी क्लास में। गुड मॉर्निंग इशिता, गुड मॉर्निंग निकिता, गुड मॉर्निंग वंशिका। काफी दिन बाद हुई है शायद आईडी लॉगिन आपकी। काफी टाइम से लेक्चर नहीं अटेंड कर पा रहे हो। आज शायद आपकी इको या अकाउंट जिसका भी लेक्चर था वो कैंसिल है आज। आईडी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अभी तो ठीक है क्या कुश? अभी तो नॉर्मल है, आज आराम से हो पाई। जी, आज आपका इको या जिसका भी क्लास था, इको या अकाउंट्स, वो आज कैंसिल है, वो क्लास आज नहीं है। आई होप मैसेज आपने देख लिया होगा ग्रुप में। गुड मॉर्निंग संजना, गुड मॉर्निंग संदीप। नोट्स बने पीछे के सभी के? कहाँ तक नोट्स बनाए भाई? 9 चैप्टर स्टार्ट करा कि नहीं करा? गुड मॉर्निंग समीर। गगन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? इजीली बन पाए है ना नोट्स? बना लिए। 9 चैप्टर की आधे तक बन गई है जहां तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक भी हो गया तो। वंशिका, स्टडी कैसे चल रही है? कुछ कहाँ तक नोट्स बने आपके? मैम आज बनेंगे क्योंकि कल कॉपी लेट, कल ही कॉपी लाई थी। ठीक है, वो कॉपी जिससे लाई थी वो कहाँ है? वो गायब। बनाई है क्या उन्होंने कुछ नोट्स सीमा? 8 चैप्टर स्टार्ट किया है, बीएसटी में तो अच्छी चल रही है मैम। ठीक है वंशिका, वेरी गुड बेटा। दीपक से, हाँ अकाउंट्स का पता नहीं। गुड मॉर्निंग दिशा। नहीं पता नहीं, ऐसे नहीं होता। पता है, अभी देख लो आप, आज आई थिंक 29 हो गई है। ठीक है, सितंबर है वो भी अपना कंप्लीट हो गया। कितना जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है इस साल का तो। वैसे तो देखो स्टार्टिंग में तो बड़ा पता चला है, अब फटाफट टाइम निकल रहा है, अब पता नहीं चल रहा। क्योंकि कोरोना जो है, कोविड-19, उसका वो भी हैबिचुअल हो चुका है, हैबिट में आ चुका है अपने सबके। तो अभी जो टाइम मतलब चल रहा है वो बड़ा फटाफट। तो अभी देखो सितंबर भी अपना कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में, अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है। तो आप तो जो अपनी फाइनल प्रिपरेशन है वो बोर्ड के अकॉर्डिंग लीजिए, ना कि कोई मतलब ऐसा है कि भाई हम लोग ऑफलाइन क्लासेस के भरोसे रह रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लोग जब से क्लासेस प्रॉपरली स्टार्ट होगी तब का हम वेट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी माइंड में मत रखो। आप तो जो भी अपनी प्रिपरेशन है वो थोड़ा बोर्ड के हिसाब से स्टार्ट कर दो। 2-2 3-3 घंटे पढ़ना शुरू करो, जो भी नहीं उठा रहा है किताबों को। ठीक है, 2-2 3-3 घंटे एक थोड़ा तरीके से पढ़ना शुरू करो, तभी हिसाब किताब बैठेगा। क्योंकि अब तो ऐसा तो है नहीं कि भाई अ, यहीं पे कॉपीज चेक हो रही है, पेपर। और जितना इजी अपन सोच रहे हैं ना, उतना एक चीज बार बार मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि भाई नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। क्यों कहती हूँ बताओ फटाफट? क्यों कहती हूँ भाई नोट्स बनाओ? अब मैं आपको कह रही हूँ कि भाई नोट्स बनाओ, नोट्स लिखो, क्यों कहती हूँ? बताओ। प्रैक्टिस के लिए वेरी गुड। जितनी जितना लिखोगे ना, ठीक है, जितनी कॉपीज फिल करोगे, जितनी रफ नोटबुक भरोगे ना, चाहे वो अकाउंट्स के लिए हो, आईपी के लिए हो, जितना भी आप बीएसटी के लिए जितना नोट्स है वो रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, जितना बार बार उसको लिखोगे उतनी ही प्रैक्टिस बनेगी। बीएसटी में इतना लंबा चौड़ा पेपर आता है कि क्वेश्चन छूटेंगे ही छूटेंगे। ठीक है, लिख के ले लो चाहे। हाँ, छोटे छोटे आंसर करके आओगे, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं करके आओगे तब तो पेपर कंप्लीट होना ही है।
बाकी अगर बहुत ही अच्छे तरीके से सबमिट करके आ रहे हो ना हर एक क्वेश्चन को, ठीक है, तो फिर वो आपकी स्पीड है वो बड़ी अच्छी चाहिए। अगर स्पीड आपकी अच्छी नहीं है तो फिर पेपर छूटेगा, पक्का छूटेगा पेपर। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि भाई लिखने की प्रैक्टिस है वो मत छोड़ो, खूब लिखो। बीएसटी में ये नहीं है कि रट लिया, देख के मैंने याद कर लिया, नहीं। जो याद कर रहे हो ना उसको रिटर्न में दो दो तीन तीन बार बिना देखे लिखो, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये आगे के लिए भी है, सिर्फ ट्वेल्थ या इस तरीके से मैं नहीं कह रही, ठीक है। तो जितना आप रिटर्न में लोगे ना हर सब्जेक्ट को, उतना ही आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगी ये चीज आपको। कि आपकी एक तो हैंड राइटिंग अच्छी होती है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स की तो हैंड राइटिंग वो आज तक भी मेरे को समझ में नहीं आ रही। तो कुछ आप तो भाई रिटर्न में बहुत ही ज्यादा लो, स्पेलिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, पता है ना आपको। बोर्ड में वो चीज बड़ी नोट होती है कि भाई लिखा क्या है, इतना कोई ध्यान नहीं देता कि वो स्पेलिंग जो, तभी एचराज में आपको कहती हूँ भाई ज्यादा से ज्यादा आप नोट्स वगैरह हैं, ठीक है। और कुछ आप तो ये नहीं होगा कि भाई वहां पे कोई आपकी स्पेलिंग मिस्टेक वो पूरा का पूरा कट कर देंगे, ठीक है। ये मैं सभी के लिए कह रही हूँ कि वहां पे ऐसा नहीं कि कोई आपकी स्पेलिंग मिस्टेक निकाल के फिर आपको आधा नंबर या एक नंबर वहां पे प्रोवाइड करवा देंगे, नहीं। अगर आपकी हैंडराइटिंग उनको समझ नहीं आ रही है तो आपकी एक कॉपी के पीछे इतना टाइम वो अपना कंज्यूम नहीं करते बोर्ड वाले, और पूरा का पूरा आंसर है वो ही काट देंगे। ये चीज ध्यान रखना। तो लिखने की प्रैक्टिस जिसकी नहीं है अच्छी, वो ज्यादा से ज्यादा अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की ठंडे है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। वैसे पढ़ाई नहीं करोगे और फिर कभी दिवाली आ जाएगी, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ। गुड मॉर्निंग मंथन। ठीक है, अब मैं ना फटाफट देखो क्लास स्टार्ट करती हूँ। आज थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ मुझे ठीक नजर आ रही है, ठीक है। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक था, क्वांटम मेरिट हो गया था, ठीक है। क्वांटम मेरिट के बाद में नेक्स्ट अपना इंजेक्शन का जो टॉपिक है वो अपना चल रहा था। क्वांटम मेरिट में कोई दिक्कत नहीं है किसी को, फटाफट टाइप कर दो। उसके बाद में इंजेक्शन का जो नेक्स्ट जो अपना है वो है कोई भी एक ऐसा ऑर्डर, ठीक है। इंजेक्शन का पहले एक मीनिंग ले लेते हैं कि कोई भी एक ऐसा ऑर्डर जो कि अपने को कोर्ट से मिल रहा है और उसको अपने को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए दो पार्टी होती है, स्टे ऑर्डर। अब स्टे ऑर्डर में, स्टे ऑर्डर इसको थोड़ा सा वो कहेंगे अपन, देखिएगा। जैसे ये कहा जाता है कि मान लीजिए आपके और मेरे बीच में कोई भी एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स और कंडीशन पहले से मतलब मेंशन है जो दोनों को फॉलो करनी है। जैसे कि मान लीजिए पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि लीगल होना चाहिए, या अपना मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ म्यूचुअल अपना ऑब्जेक्ट होना चाहिए, गोल है वो अपना एक ही होना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी टर्म्स कंडीशन है वो दोनों के सामने रखी जाती है, और दोनों ही क्या करते हैं उसको एक्सेप्ट करके फिर वो अपना एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो रहा है। इतनी बात हो गई। अब मेरी तरफ से वो जो कॉन्ट्रैक्ट है आपकी तरफ से बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, जबकि मैं क्या करती हूँ उसमें एक पार्टी, चाहे वो प्रपोजल ऑफर होता है वो पार्टी भी अपन मान सकते हैं, और ऑफर भी इस चीज को कंप्लीट कर सकती है। तो दोनों में से एक पर्सन का अपन मान के चलेंगे कि दोनों में से एक जो पार्टी है वो जितनी भी टर्म्स कंडीशन थी उनमें से कोई भी एक टर्म कंडीशन को तोड़ के वो काम करता है, ठीक है। जो कि इलीगल है, या फिर अपने एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल अपन ने कह रखा है कि भी इस तरीके का काम अपन कंप्लीट नहीं करेंगे। और उनमें से दोनों में से एक, मान लीजिए मैंने वो इस तरीके के टर्म्स कंडीशन को यहाँ पे ब्रेक करा है, और उसके बाद में वही काम जो है इलीगल वर्क है वो मैं करती हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे, एग्रीमेंट हो रखा है तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे कोर्ट का सहारा लेंगे, ठीक है। और फिर कोर्ट क्या करेगा, मुझे ऑर्डर दे रहा है कि आप एक काम को जो कि आपकी एग्रीमेंट में साफ साफ मना कर रखा है, उस आप अपने टर्म्स या कंडीशन को बीच में ब्रेक नहीं कर सकते, बीच में नहीं तोड़ सकते। तो कोर्ट मुझे स्टे कर रहा है, ठीक है। कोर्ट मुझे वहां पे रोक रहा है, स्टे ऑर्डर, कि कोर्ट कुछ टाइम के लिए मुझे वो काम करने से रोकता है, वो होता है इंजक्शन। तो कोर्ट जो ऑर्डर देगा ना, वो कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इंजक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जिस वर्ड की अपन बात कर रहे हैं, जो भी ऑर्डर है वो ऑर्डर इस वर्ड को कंप्लीट करता है, ना कि ऐसा है कि भी ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर जो दिया गया है उस ऑर्डर को अपन इंजक्शन, यानी कि जो भी ऑर्डर का जो मतलब एक कोर्ट जो कंप्लीट करने के लिए अपना स्टे ऑर्डर दे रहा है, वो एक इंजेक्शन जो वर्क है वर्ड है उसको फुलफिल करने का काम कर। इतना समझ आया। अब
एक जैसे कि आपकी बुक में भी सेम कह रखा है, अभी कुछ अलग नहीं है, कि व्हेन द कोर्ट बाय इशूइंग ऑन ऑर्डर रिस्ट्रेन्स द पार्टी इन ब्रीच ऑफ ए नेगेटिव टर्म, ठीक है, यानी कि बीच में भंग कर रहा है और नेगेटिव टर्म्स यानी कि कुछ इलीगल वर्क करके, ठीक है, और वो भी डूइंग व्हाट इज प्रॉमिस्ड नॉट टू डू, सच ऑर्डर इज कॉल्ड एज इंजंक्शन। जो ये ऑर्डर है कोर्ट का, ये इंजंक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए कोई भी एक मैंने एग्जांपल आई थिंक पहले भी आपको बताया है, वही एग्जांपल मैं रिपीट कर रही हूँ, कि मान लीजिए कोई भी ऑनर है जो कि एक डांस एकेडमी को चलाते हैं, ठीक है, और वहां पे एक डांस के लिए अपन कोई भी टीचर को, या लेडी टीचर या जेंट्स टीचर, किसी भी एज ए टीचर को अपन वहां पे अपॉइंट करते हैं कि वो डेली अपनी एकेडमी के अंदर आएंगे, ठीक है, और 2 घंटे पर डे वो क्या करेंगे, 1 महीने तक, मतलब 1 मंथ तक, और एवरीडे कितना, 2 आवर्स, 2 आवर्स का लिया है अपन ने, और जिसके बदले में ऑनर ने ये एग्रीमेंट किया है कि भाई मैं आपको कितना दूंगा, 1,000 है वो पर डे आपको पे करूंगा। वो मंथली भी अपन पे कर सकते हैं, वीकली भी, जो भी उनका डिसाइड हुआ था, पर अपन यहाँ पे इतना याद रखेंगे कि एक डांस एकेडमी के ऑनर है, उन्होंने एक टीचर को अपॉइंट किया है, वो टीचर को हर दिन 2 घंटे डांस सिखाना है बच्चों को, 1 महीने का ये एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ और पर डे इनको 1,000 यानी 1,000 रुपीज है वो पे करना कंप्लीट माना गया है। अब यहाँ पे साथ ही साथ एग्रीमेंट के अंदर ये भी मेंशन किया होता है कि आप जब हमारी एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को जब आप डांस सिखा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, दूसरी एकेडमी पे साथ साथ पार्ट टाइम वर्क है जो वो कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है, साथ साथ ये भी एग्रीमेंट के अंदर लिखा गया था। गुड मॉर्निंग राहुल। अब जब साथ साथ ये मेंशन करा गया था कि भाई इस जो टाइम ड्यूरेशन, जो ये 1 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, इसमें आप कोई भी दूसरी एकेडमी है वहां पे नहीं जाएंगे, और वहां पे आप कोई भी अपना वर्क है वो कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है। जो लेडी टीचर है, जेंट्स टीचर, जिनको भी एज ए टीचर अपॉइंट करा गया था, उन्होंने भी एक्सेप्टेंस दे कि इस तरीके का एग्रीमेंट है 1,000 पर डे का, वो डिसाइड कर लिया, दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन गया। किस किस के बीच में, जो थिएटर या फिर डांस एकेडमी के जो ऑनर थे उनके, और जो भी डांसर थे, जो टीचर थे, उनके बीच में, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बना। अब क्या होता है, कुछ दिन बाद में जो वो टीचर है, ठीक है, वो क्या करते हैं, इस मतलब डांस एकेडमी के अलावा दूसरी डांस एकेडमी में भी जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और बीच बीच में अपनी जिस एकेडमी है उसमें आना धीरे धीरे कम कर देते हैं, मतलब बीच बीच में काफी सारी लीव वगैरह ले ली, इस तरीके का अपन मान सकते हैं, वो दूसरी एकेडमी में साथ साथ ज्वाइन करके उनमें रेगुलर हो जाते हैं, ठीक है। अब जो ऑनर है वो क्या करते हैं, अभी वो करते हैं कोर्ट में केस, जो जस्ट अभी बात करेंगे अपन, कि वो भी कोर्ट में केस करते हैं कि इस तरीके का एग्रीमेंट हम दोनों के बीच में हुआ था कि इस टाइम ड्यूरेशन में आप कोई भी दूसरी एकेडमी में एज ए टीचर अपॉइंट नहीं होंगे, दूसरे स्टूडेंट्स को आप टाइम नहीं दे सकते, उन्होंने भी एक्सेप्टेंस दिया था। अब कोर्ट है, वो ये नहीं कह सकता, वो ये नहीं कह सकता कि भाई आप मतलब कोई भी जैसे एक्सपेंसेस वगैरह पे वाला, ये सारा सीन नहीं, कोर्ट सिर्फ इतना ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, कि आप दूसरी एकेडमी में जा नहीं सकते, मतलब वहां पे वो टीचर है उनको दूसरी डांस एकेडमी में जाने से रोक सकता है, ठीक है। कोर्ट एक स्टे ऑर्डर देगा, जिसमें क्या होगा, 1 महीने का जो भी टाइम ड्यूरेशन आपका हुआ है तब तक, और वो टीचर है वो दूसरी डांस एकेडमी में नहीं जा सकता, तो कोर्ट का जो ये ऑर्डर है ये इंजंक्शन कहलाएगा, ठीक है, इतना समझ पाए हो। ये एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा, मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल है इसके अंदर, जो कंप्लीटली इसको डिफाइन करने का काम करते हैं, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है। फटाफट फटाफट बोलो भाई, टाइपिंग करो, कोई प्रॉब्लम है तो वैसे बताओ। ये जो वर्ड है, बार बार कह रही हूँ, इंजेक्शन का हुआ, लेन का टॉपिक हुआ, ठीक है, इसके अलावा अपना जो मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है, बायलैटरल, ये जो है इस तरीके के बहुत कंफ्यूजिंग से टॉपिक है, एग्जाम में इस तरीके के ही पूछे जाते हैं। जैसे कि अपन ने पीछे पढ़ा था कि सैंडविच मैन एडवर्टाइजिंग, वो नाम से ही बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि भाई सैंडविच मैन एडवर्टाइजिंग क्या होता है, ठीक है, अगर दिमाग लगाएंगे भी तो कौन से डायरेक्शन में लगा सकते हैं।
नहीं लगता। ठीक है, अगर जब तक नहीं पढ़ा है। क्वांटम मेरिट हो गया, क्वांटम मेरिट भी बहुत बारी पूछा जाता है। तो इस तरीके के कंफ्यूजिंग जो टॉपिक है उनको ज्यादा बोर्ड एग्जाम में उठाया जाता है, एक एक नंबर के लिए मोस्टली। एक बार रिपीट कर दो। दिशा, दिशा को समझ नहीं आया, यहाँ पे किसको समझ आया और कौन रिपीट करेगा? इंजेक्शन। एक ही चीज याद रखेंगे दिशा, जिसको भी आ रहा है वो टाइपिंग करते जाओ, साथ साथ मैं बता रही हूँ। गगन, सीमा, मंथन, वंशिका, इशिता, संदीप, सबका नाम मैं यहाँ पे नहीं ले सकती। जिसको भी आ रहा है वो फटाफट टाइप करो। साथ साथ मैं बता रही हूँ, एक बात ध्यान रखेंगे दिशा, कि सबसे पहले दो ही पार्टी अपने सामने यहाँ पे भी मेंशन हो रही है, जिसको ऑफर या ऑफरी भी कह सकते हैं, प्रपोजल या एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों पार्टी हैं, दोनों को कुछ टर्म्स कंडीशन है वो एग्रीमेंट के लिए फॉलो मतलब करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे तो उन दोनों ही टर्म्स कंडीशन में से कोई भी एक पार्टी, यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया कि आप प्रपोजल पर्सन की बात कर रहे हैं या ऑफरर पर्सन की बात कर रहे हैं, ऑफरी की बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेंशन नहीं करा गया। तो दोनों में से उस टर्म्स कंडीशन से बाहर जाके आउटर में अगर कोई भी इलीगल वर्क कर रहा है या उन टर्म्स कंडीशन के अलावा कोई वर्क करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो दोनों में से एक पार्टी क्या कर सकती है, कोर्ट में अपनी जो भी मतलब जो भी एग्रीमेंट है उसको ले जाके और दूसरी पार्टी के खिलाफ, और वो क्या कर सकती है, इश्यू कर सकती है, वाद प्रस्तुत कर सकती है। ठीक है, उनको ये राइट है, राइट टू शूट का यहाँ पे है उनको। अब कोर्ट क्या करती है, उनमें से जो भी वो काम कर रहे हैं उस काम करने से उनको रोका जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्टे ऑर्डर देती है कोर्ट, जब तक आपका एग्रीमेंट चल रहा है आप तब तक कोई भी इस तरीके का वर्क है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वो जो एक स्टे ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर जो है, वो ऑर्डर यहाँ पे इंजेक्शन है। ये कंप्लीट इनमें से कुछ भी नहीं, जो ऑर्डर दिया जाता है वो ऑर्डर का नाम इंजेक्शन है। कोर्ट स्टे ऑर्डर देता है पार्टी को अगर वो टर्म्स कंडीशन से बाहर जाके कोई काम कर रही है। बिल्कुल, वेरी गुड गगन, सेम यही चीज है। अब यहाँ पे मुझे मतलब दिशा और कुछ भी है यहाँ पे, कुछ है ना, कुछ कहा गई भाई, कुछ नहीं है भाई, कुछ अभी गायब हो गए हैं वापस, आई थिंक आईडी लॉग आउट वगैरह। राहुल, दिशा, आप ये बताएंगे मुझे कि जैसे मैं बारी बारी आपको वर्ड ये कहती हूँ कि भाई ऑफरर, ऑफरी, ठीक है, ये वर्ड जो मैं यूज कर रही हूँ ये होते क्या है, बताओ फटाफट। ये समझ तो आ रहा है ना कि मैं जो ऑफरर, ऑफरी, ठीक है, ये जो वर्ड यूज कर रही हूँ वो वर्ड है क्या? अगर यही समझ नहीं आ रहे तो फिर आगे का तो गोलमाल है सारा मामला। रिप्लाई करो फटाफट जिन जिन का नाम मैं ले रही हूँ। यहाँ पे मैं बार बार जो वर्ड यूज कर रही हूँ, प्रपोजल जो एक होल्डर है, प्रपोजल जो पर्सन है, या एक्सेप्टेंस जो पार्टी है, ऑफरर है, ऑफरी है, इस तरीके के वर्ड जो मैं यहाँ पे लेती हूँ यूज, वो तो समझ आ रहे हैं ना कि वो क्या है। सिर्फ नाम ले रही हूँ वही बोलेंगे। राहुल, दिशा, हाँ या ना, दो ही बातें होती है, इतना सोचना क्या है। समीर, आप भी रिप्लाई करें। इतनी इतना सोचना क्या है भाई, अगर आता है तो हाँ और नहीं आता है तो ना। दोबारा बताएंगे। टाइम ज्यादा कंज्यूम ना करे, बार बार कह रही हूँ मैं आपको ये चीज। मैंने यहाँ पे दिशा, राहुल और समीर, तीनों फटाफट टाइप करें। ये नहीं है कि अभी मैम के डर से हमने कह दिया कि भाई आता है हमें। ठीक है, ये तो आप ही के लिए मैं बार बार ही पूछ रही हूँ आपको। बिल्कुल। समीर, ये भी समीर की तो आईडी, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पुट करती हूँ ना, समीर की आईडी लॉग आउट हो जाती है। ठीक है, ये समस्या ही है कुछ इस बच्चों के साथ में। ठीक है, मैं लॉक सिस्टम करूंगी क्लास के अंदर,
कि फिर इंटर होगे ना तो उससे पहले मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी और मैं अलाउ ही नहीं करूंगी। ठीक है। समीर के साथ तो ये बड़ी दिक्कत आती है कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उनकी आईडी लॉग आउट हो जाती है। देखो अब मुझे ऐसा लगा था, ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा है दिशा और राहुल, कि मुझे ऐसा लगा था कि आप लोगों को एक बार पूछ लेना चाहिए कि ये चीजें समझ में तो आ रही है क्या। जैसे कि ऑफरर ऑफरी, ठीक है, तो यहाँ पे कौन बताएगा भी जो मैं ये वर्ड बार बार यूज करती हूँ इनका मतलब क्या है, कौन बताएगा। फटाफट टाइप करो, और भी एक दो मिल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई नहीं आ रहा समझ में। आप करेंगे सेवा, बिल्कुल करिए। सबको राइट है यहाँ पे, जिसको भी आता है सब अपने अपने विचार रखो भी। जो ये मैं बार बार वर्ड यूज करती हूँ, ऑफर जो देता है, ऑफरी, ऑफर एक्सेप्ट करता है, अच्छा ऑफरर जो ऑफर देता है और ऑफरी जो एक्सेप्ट करता है। ऑफर जो देता है, ऑफरी जो एक्सेप्ट करता है। वेरी गुड, गगन और अमन दोनों का आया है, ठीक है। और बताओ भाई। अब ध्यान से सुनेंगे कि आप टाइप करते रहो। राहुल और दिशा, आप ध्यान से सुनेंगे बेटा दोनों, कि समीर, मैंने अभी कुछ बोला था आपको, आई थिंक आप लॉग आउट हो गए थे। सुनाई दिया था मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था। अम, दिशा राहुल देखो, इसका मीनिंग है कि ऑफरर जो किसी चीज को हमारे ऑफर दे रहा है और ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, आप अपने अपने सारे व्यूज देते रहो। अब मेरी बात सुनेंगे दोनों। उनके जो चैट बॉक्स है वो अपन बाद में पढ़ेंगे, राहुल और दिशा। सबसे पहले क्या बोला गया है, मान लीजिए कि राहुल आपके और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि भाई एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ और उस बिजनेस में आप अपना इन्वेस्टमेंट है वो करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने क्या रखा है, प्रपोजल रखा है। अब एग्रीमेंट शुरू में जब अपन ने एग्रीमेंट पढ़ा था, अब तो बहुत आगे निकल गए अपन। जब शुरू में अपन ने एग्रीमेंट पढ़ा था तो एग्रीमेंट में क्या किया था, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, यही तो एग्रीमेंट था अपना, कुछ अलग थोड़ी था। तो जो प्रपोजल वर्ड था ना वही ऑफर है। मतलब क्या किया है, किसी को ऑफर दिया है। मैंने आपके सामने कुछ ऑफर आपको दिया है, और अगर आप देखेंगे कि भाई मैम बहुत ही सही बिजनेस कर रही है और मैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर दूं, ठीक है, आप ये सोच रहे हो तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है, तो आप क्या करेंगे, एक्सेप्टेंस देंगे। वही एक्सेप्टेंस होता है ऑफरी। ठीक है, प्रपोजल जो वर्ड है उस वो रिप्लेस कर रहा है किसको, ठीक है, ऑफर जो है वो प्रपोजल वर्ड को रिप्लेस कर रहा है, जबकि ऑफर किसको कर रहा है, एक्सेप्टेंस को। दोनों एक ही वर्ड है, पर स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं। जैसे कि आगे आप पढ़ेंगे ना, तो अभी आपका आएगा क्या, इंडेमनिटी, जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, हानि रक्षा का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कहेगा, आइडेंटिफायर और आइडेंटिटी होल्डर। जस्ट इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगी उसमें आएगा आइडेंटिफायर और होल्डर। ये वर्ड आप रफ नोटबुक लेते जाओ और लिखते जाओ, जिसको याद नहीं रहते हैं। आइडेंटिटी के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आइडेंटिफायर और होल्डर। दोनों वर्ड क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफायर जो कि प्रॉमिस दे रहा है, ठीक है, जो कि प्रॉमिस दे रहा है, यानी कि कौन सी पार्टी हुई, वही प्रपोजल वाली पार्टी हुई, वही ऑफर था, और वही आइडेंटिफायर है। एक्सेप्टेंस ऑफरी, और इसके बाद क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी होल्डर, जो कि उस चीज को एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है। इसके बाद क्या हो जाएगा, बेली का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, बेलर का। तो बेलर तो हुआ कौन यहाँ पे, जो कि प्रपोजल दे रहा है। वही बात कौन कौन सी, प्रपोजल, ऑफरर और आइडेंटिफायर और बेलर। ठीक है, ऑफरी ये बेली अपने को क्या कहेंगे, बेली के लिए अपन वर्ड यूज करेंगे सबसे पहले एक्सेप्टेंस, फिर ऑफरी, फिर आइडेंटिटी होल्डर, और उसके बाद में बेली। इसके बाद में एजेंट की बात करेंगे अपन, ठीक है, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की। तो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, चेंज होते जाते हैं, वर्ड एक ही है, आगे जाके ये एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं, तो वो वर्ड अपने को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। आइडेंटिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर अपन ये वर्ड यूज नहीं करेंगे कि भाई अपन ने कर दिया भी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, नहीं, इसके अंदर आइडेंटिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अपने को क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई आइडेंटिफायर और होल्डर, ठीक है, इंडेमनिफायर और होल्डर दोनों को रिप्लेस करता जा रहा है। तो वो चीज यहाँ पे अपने को याद रखनी है, ऑफर और ऑफरी,
ये बहुत एक चैलेंजिंग चैप्टर है, ठीक है। जो इसको कर लेगा ना, वो ये देख लो बहुत ही बढ़िया नंबर अपने बना लिए हैं। ये देख लो बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, सब चीजों को अलग अलग लेके चलो। अब यहाँ पे देखो कितने सारे यहाँ पे आए हैं। वंशिका, अमन और गगन का हो गया था। वंशिका कह रहे मैम जो प्रपोजल रखता है वो ऑफरर है और एक्सेप्टेंस वाला ऑफरी। इसके बाद सीमा ने एग्जांपल दिया है, आप दोनों का एग्जांपल दिया है। फिर संदीप कह रहे वन वो गिव्स प्रपोजल ऑफरर और वो गिव एक्सेप्टेंस ऑफरी। इशिता कह रहे ऑफरर, ऑफर जो प्रपोजल देता है और ऑफरी जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। यशराज, द पर्सन वो डिलीवर द गुड्स कोल्ड बेलर और द पर्सन वो इज गुड्स आर डिलीवर्ड इज बेली। यशराज, बेलमेंट के का टॉपिक थोड़ा अलग है। तो ये सब जो चीजें हैं, अब बताइए कि जो जस्ट मैंने दोबारा पूछ लेना, दोबारा पूछ लेना। अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो आप दोबारा पूछ सकते हो। ये यहाँ पे मैंने समीर 3 बार ही पूछ लिया है। या तो आपको मेरी आवाज है वो क्लियर सुनाई नहीं दे रही, या फिर आपको कष्ट हो रहा है रिप्लाई देने में। क्या बात है भाई, दर्द हो रहा है क्या हाथ में? हाँ जी। नहीं, मेरी आवाज आ रही है तो मैंने 3 बार आपका नाम ले दिया, सुनाई नहीं दे रहा आपका? आईडी लॉग आउट होके भी इन हो गई, आईडी लॉग आउट होके भी इन हो गई, उसके बाद में भी मैंने समीर बोला है। पढ़ो भाई पढ़ो, ऐसे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बचे हुए हो वो इसीलिए कि अभी ऑनलाइन क्लासेस है, ये देख लो, ठीक है। वरना पता नहीं कितने टेस्ट है वो ले चुकी होती हुए। इसमें भी कुछ देखेंगे हिसाब किताब आपका टेस्ट का, देखती हूँ आज मैं इसमें। नहीं नहीं, वो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में सही है यशराज, आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। मैम ऊपर देखो ना, पॉइंट सही है क्या? क्या लिखा है भैया आपने? नहीं, हसीमा ये कह रहे मैं वो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट का है, गलत नहीं है। अच्छा, सीमा कह रहे हैं बेलमेंट वो है जैसे कि हम पड़ोसी से कुछ ले रहे हैं और ऑफरी में एग्रीमेंट बनता है। हाँ ये बात सही है, देखो दोनों में ये चीज है कि उसके अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं है। जैसे कि ग्रेटिटिवस और नॉन ग्रेटिटिवस, जो बेलमेंट के अंदर अपने 2 पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो ग्रेटिटिवस और नॉन ग्रेटिटिवस, इसमें क्या होता है, एक तो है निशुल्क, कोई मतलब नहीं है, पड़ोसी से आदान प्रदान करा, ठीक है। और नॉन ग्रेटिटिवस अपने को क्या कह रहा है, बेलमेंट की है 2 पार्ट, 2 टाइप्स है बेलमेंट के। तो नॉन ग्रेटिटिवस अपने को क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे पहले के टाइम में आपने देखा हो कि क्या होता है था भाई, कि जैसे आपने पड़ोस से टीवी है, ठीक है, टीवी छोड़िए आप, पहले जैसे पहले सीडी वगैरह, वीसीआर वगैरह इस तरीके के सब चलते थे, ठीक है। तो आप क्या करते थे, मूवी अगर देखने के लिए मार्केट से एक दिन के लिए उसको रेंट पे लिया, ऐसा होता था कि नहीं होता था कि सीडी प्लेयर वगैरह ये सब चीजें आप रेंट पे लेके आते थे, एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए देखने के हिसाब से। फिर आप उसको चार्ज करके लेके आते थे कि आपने पर डे का आपको अपने 50 रुपीज दिया या फिर 20 रुपीज दिया, ठीक है। ये सब चीजें आप उनको पे करते थे और बदले में आपने एक दिन के लिए उसको रेंट पे उठाया है, तो ये सब चीजें नॉन में आएगी। जबकि कंप्लीट जो ग्रेटिटस है वो क्या कह रहा है, अपने अपने को जैसे आस पड़ोस से अपन ने क्या कर दिया, फ्रेंडली एनवायरनमेंट हुआ, ठीक है। या फिर पड़ोसी के नाते अपन ने किसी को कुछ चीज दे दी, चलता रहता है अपने पड़ोस में, डेली का काम है ये इस तरीके का। तो वो अपना बेलमेंट में इन्वॉल्व होता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये अपन पढ़ेंगे आगे। इंजेक्शन का अपना कंप्लीट हो गया है भाई, जिसके लिए इतनी सारी वो हुई थी। दिशा और राहुल, समझ आया क्या?
पूछ लिया करो, मेरे को क्यों बार बार ये ऐसे कहना पड़ता है कि भाई पूछो। आपको खुद से ही पूछना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि नहीं समझ आ रहा, ठीक है, तो मैंने वहीं पे रोका अब है अपना, देखिए जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है और गारंटी, दोनों वैसे एक ही उसके अंदर इन्वॉल्व अपन करेंगे। ठीक है, लॉ के अंदर आपका एक ही चैप्टर में इन्वॉल्व होते हैं दोनों चीजें। यहाँ पे अलग अलग अपन इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपका इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है उसको अपन क्षतिपूर्ति कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है अपने जैसे कि आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है, ठीक है, समझ में थोड़ी नहीं भी आए, पर एग्जांपल जो दूंगी उससे समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इसको क्षतिपूर्ति कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, हानि रक्षा हिंदी में इसको कहेंगे, हानि रक्षा, क्योंकि क्या करता है जितने भी लॉसेस है उससे बचाने का प्रॉमिस अपने को करता है। जैसे कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ये कहा कि आपको इन फ्यूचर जो भी लॉस हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट से वो मैं पे कर दूंगा। इसके अंदर देखिएगा, ध्यान देने लायक बात ये है कि दो पार्टी भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, ठीक है, थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, सेकंड पार्टी को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें कह सकते हैं, या फिर देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको बताती हूँ, उससे सारा क्लियर हो जाएगा। दो तीन तरीके के एग्जांपल बताऊंगी, डिफरेंस थोड़ा सा अपन उसी से देखेंगे। सबसे पहले जो इसमें एक पार्टी है वो है इंडेमनिटी होल्डर, फायर, और दूसरी है होल्डर। ठीक है, एक्सेप्टेंस और प्रपोजल वाला ही अपन यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सबसे पहले देखो क्या बोला गया है कि ए है वो कोई भी शॉपकीपर को ये कह रहा है कि भाई बी को आप थोड़ा बहुत जो गुड्स है, ठीक है, या फिर आप देख लिए ग्रोसरी वगैरह का जो भी किराना वगैरह है, ये सब चीजें आप थोड़े टाइम के लिए क्या कर दो, उधार दे दो, बोरो कर दो। अगर ये नहीं चुका पाएगा तो मैं चुका दूंगा। ए ने किसी भी शॉपकीपर को ये कहा है जहां से वो डेली शॉपिंग करते हैं, ठीक है। यशराज ने ये कह दिया कि भी कुछ को थोड़ा बहुत सामान है वो उधार दे दो, ठीक है। कोई भी मान लीजिए मंथन की कोई भी फर्म है या कोई भी जगह है, तो ये कह दिया कि भाई मंथन है वो कुछ को नहीं जानते, वो सिर्फ यशराज को जानते हैं, ठीक है। तो यशराज ने कहा है कि भाई मंथन मेरे कहने से, और तुम क्या करो, कुछ को थोड़ा बहुत सामान है वो उधार में दे दो, ठीक है। अगर कुछ नहीं चुका पाएगा तो मुझे तो जानते हो, उसको तो नहीं जानते पर मुझे जानते हो ना, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि वो नहीं चुका पाएगा, गारंटी नहीं दी है। आपने ये कहा है कि अगर लॉस हो जाता है, लॉस मतलब कैसा लॉस, अगर वो नहीं चुकाएगा पैसा तो लॉस होगा। तो मंथन को ये कहा जा रहा है कि भी मंथन अगर कुछ नहीं चुका पाएगा तो वो पैसा मैं दे दूंगा, गारंटी नहीं ली है, गारंटी अलग होती है। जबकि इसमें सिर्फ ये बोला गया है कि अगर दूसरी की जो परफॉर्मेंस है उससे आपको इन फ्यूचर लॉस हो जाता है तो उसके बदले में कोई भी पर्सन है वो उस लॉस को फुलफिल करने का काम कर देता है। ठीक है, एक तो हुआ ये एग्जाम्पल। इसके अलावा एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक पार्टी है, ठीक है, मान लीजिए ए है वो कोई भी फर्म के अंदर, और मतलब उन्होंने क्या कर रखा है, अपना पैसा है वो लगा रखा है, शेयर्स है वो इशू उनको करके दे रखे हैं, और उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट दे रखा है। अब जैसे ही शेयर अपन इशू करते हैं ना, तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है कि अपन ने इस कंपनी के अंदर, भाई एक सर्टिफिकेट तो कंपनी जो ऑनर है, कंपनी जो चला रहे हैं उनके पास रहता है। इस तरीके की एक एक जो सर्टिफिकेट की कॉपी है वो किसके पास रहती है, जितने भी अपने होल्डर्स होते हैं या फिर जितने भी शेयर होल्डर हैं उन सबके पास एक एक कॉपी होती है। तो मान लीजिए कि मैंने इन्वेस्टमेंट कहीं करा था और मेरे से ही वो सर्टिफिकेट की जो एक कॉपी है वो खो जाती है। अब मैं ये सोचती हूँ कि भी वहां का जब सर्टिफिकेट खो गया है तो मैं कोई दूसरी कंपनी में सर्टिफिकेट लेने के लिए, और मैं क्या करूं, मतलब ये देख लीजिए कि मैं वहां पे मेरा जो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वहां पे अप्लाई कर देती हूँ, ये बनवाने कि मैं कोई भी दूसरी कंपनी में मेरा सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अप्लाई कर देती हूँ। अब सर्टिफिकेट बनवाने में बहुत सारे इस तरीके के ये होते हैं कि भी बहुत सारे घपले हैं, जैसे कि लीगल वर्क वगैरह बहुत सारा होता है। और मान लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो, कि पहले तो मैंने किसी दूसरी कंपनी से सर्टिफिकेट बनवाया था, अब वो सर्टिफिकेट खो गया है तो वो कंपनी मुझे री इशू नहीं करके दे रही, तो मैंने क्या करा है, दूसरी कंपनी को कह दिया कि भाई आप मेरा एक सर्टिफिकेट रेडी कर दो। ठीक है, इलीगल मान लीजिए कि मैंने कह दिया कि भाई आप मेरा सर्टिफिकेट रेडी कर दो, इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, इसमें जितना भी खर्चा लगेगा, जितना भी पैसा लगेगा, और आपको अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट बनवाने से रिलेटेड अगर कोई लॉस हो जाता है, ठीक है,
तो जितना भी पैसा लगेगा वो मैं आपको कंप्लीट दूंगी। ठीक है, तो अब कंपनी क्या कह रही है? भी कंपनी ये कह रही है कि सर्टिफिकेट तो हम बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर बीच में किसी तरीके की, मान लीजिए कोई इलीगल हमारे सामने आ गया, कोई भी इस तरीके का स्टेटमेंट, या फिर हमारा एक्स्ट्रा कोई चार्ज वगैरह लग गया, तो वो पैसा कौन देगा बीच का? तो मैं कह रही हूँ वो पैसा मैं दूंगी, आप सिर्फ सर्टिफिकेट बनवा के दो। तो मैंने क्या कहा है, अगर लॉस हो जाता है तो मैं फुलफिल करूंगी, और अगर लॉस हो जाता है तो फुलफिल करने की जो कंप्लीट एक लाइबिलिटी है वो मेरे ऊपर ही आएगी। तो इसको अपन गारंटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, इसको अपन ये कहेंगे कि मैंने सिर्फ प्रॉमिस किया है कि अगर लॉस हो जाएगा तो वो मैं कंप्लीट फुलफिल कर दूंगी, या जितना भी मैंने प्रॉमिस करा है उतना मैं कंप्लीट फुलफिल करूंगी। ठीक है, इस तरीके की कोई भी एग्जांपल अगर किसी के माइंड में क्लिक हो रहा है तो वो भी बता सकते हैं, बताओ। बताइए फटाफट। एक तो क्या होता है, यहाँ पे दो तीन ही है जो रिप्लाई करने का काम है, बाकी तो या तो समझ नहीं आता या फिर ज्यादा समझ आ रहा है। क्या माने बताओ। साफ साफ कह रखा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises टू सेव द अदर्स फ्रॉम लॉस caused by him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity। ठीक है, जिसके अंदर बोल रखा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साफ साफ कहते हैं कि कोई भी एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी को लॉस से बचाने का एक प्रॉमिस देती है, एक प्रॉमिस करती है। ठीक है, और ये जो है, ये प्रॉमिस कि भाई जो भी इन फ्यूचर आपको इस तरीके का लॉस अगर होता है तो मैं आपकी कंप्लीट क्या कर रहा हूँ, प्रॉमिस जो मैं दे रहा हूँ वो लॉस है वो मैं बेयर कर दूंगा, तो वो चीज होती है इंडेमनिटी। जबकि गारंटी क्या कहते हैं, गारंटी साफ साफ कह रही है भाई इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अगर ये काम इस तरीके का करता है, जितनी भी गारंटी है वो कंप्लीट मैं ले रहा हूँ, तो तीन पार्टी बन जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें जो थर्ड पार्टी कभी कभी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि मैंने बोला कि भाई मंथन और यशराज और कुश और मंथन के बीच में इस तरीके के एग्रीमेंट होते हैं, और उसको गारंटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। उसको क्या कह रहे हैं कि भाई अगर ये नहीं दे पा रहा है पैसा तो मैं दे दूंगा। सिर्फ एक नॉर्मल प्रॉमिस आपने किया है, गारंटी नहीं दी है। गारंटी दे दोगे ना तो फिर बहुत लाइबल हो जाते हो आप। जी, आप एक लाइबिलिटी आप अपनी कंप्लीट कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी में भी डिफरेंस है यशराज। इंश्योरेंस में आप कह सकते हो ब्रोकर। जी जी संदीप, ये ठीक है। जी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में अपन ये देख सकते हैं भाई कि इंश्योरेंस में तो एक कंप्लीट अमन, पूरा ही कंप्लीट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जिसके अंदर ये होता है कि भाई आप एक इंश्योरेंस पार्टी है, वो इसके अंदर आप इन्वॉल्व कर सकते हो। आप सही कह रहे हो कि भाई एक प्रॉमिस आप कर लिया आपने कि आपका जो लॉस है इन फ्यूचर, ठीक है, वो मैं, पर बदले में क्या होता है, बदले में अपन उनको एक एक जो इंस्टॉलमेंट है वो पे कर रहे हैं। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का ऐसा कोई सीन रहा ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आपने, जैसे ये होता है मान लीजिए कि कोई भी वर्क अपन साथ में कर रहे हैं, ठीक है, और मैंने ये कह दिया कि भाई अगर अमन है वो पैसा नहीं चुका पाएगी, ठीक है, तो उसके हिस्से का थोड़ा बहुत पैसा है वो मैं दे दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दे दूंगी, कोई भी फर्क मुझे नहीं पड़ रहा। अगर हम लोग साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर पैसा हो जाता है तो क्या करेंगे, मान लीजिए आपने किसी से डील करी है, ठीक है, और वो कंप्लीट रेडी नहीं है कि भाई पहले पैसा नहीं हो दोगे तब तक मैं आपके साथ डील करने के लिए, आपको सामान देने के लिए, गुड्स देने के लिए मैं एग्री नहीं हूं, तो मैं वहां पे कह रही हूँ कि भाई आप अमन को नहीं जानते पर आप मुझे तो जानते हो ना, मेरे कहने से आप इसको जितना भी सामान है वो दे दो। अगर ये पैसा नहीं देगी तो कैसे नहीं देगी, मैं आपको दिलवाऊंगी, अगर ये नहीं देगी तो मैं दे दूंगी। अगर फिर मैं चाहे आपसे लेती रहूं, वो चीज फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे सिर्फ इतना बोला गया है कि फिर आप चाहे मैम को वो पैसा है वो दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर एक बारी के लिए मैंने ये कह दिया कि भी कैसे नहीं देगी, आप अमन को नहीं जानते पर आप मुझे तो जानते हो, ठीक है। तो एक बारी के लिए ये जो प्रॉमिस है फुलफिल करने का काम कर रहा है कि भाई इसको आपको लॉस नहीं होने देंगे,
चाहे वो लॉस मैं बियर करूं या ये बियर करे, पर आपको अपने का जितना भी पेमेंट है वो हम क्लियर कर देंगे। वो चीज यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्वांटम मेरिट में क्या बोला था? क्वांटम मेरिट तो फिर हाँ, क्वांटम मेरिट के लिए इसमें तो देखो साफ साफ क्या ही रखा है ना, कि नहीं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है उससे अपन कह सकते हैं इंश्योरेंस वगैरह का भी इसमें ले सकते हैं। मान लीजिए बहुत ही लॉ, उसके साथ में लॉ प्रीमियम के ऊपर अगर आप कर रहे हो ना, तो जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है वो और ये जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये सेम हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। जैसे कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने पढ़ा था कि टू डू और नोट, अगर होता है कोई भी मिस हो रही है तो हम पैसा देंगे। ठीक है, और इसमें ये कहा गया है कि अगर लॉस हो जाता है, दोनों के अंदर कॉमन क्या है? 100% इंश्योरेंस है वो। एकदम से अच्छा जो एग्जांपल है जो सेट होता है वो तो होता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जिसकी होता है मतलब अगर लॉस होगा तो हम आपको देंगे। वैसे ही जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है वो भी सेम यही चीज, कॉमन दोनों में एक चीज है। ये कहा जा रहा है कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है वो भी साफ साफ कह रहा है कि भाई अगर लॉस हो जाता है, आप पहले से क्यों सोच रहे हैं, अगर लॉस हो जाता है, अगर अमन नहीं चुका पाएगी तो मैं चुकाऊंगी ना। अगर अमन चुका ही देगी टाइम से, अगर यशराज कह रहे हैं कि भाई कुछ अगर पैसा दे देगा तो मैं मंथन को क्यों दूंगा, अगर मान लीजिए कुछ से पैसा नहीं दिया गया तब मैं बीच में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, उस लॉस को बियर करूंगा। तो वो ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों एक मतलब एक कॉमन है, इन दोनों के अंदर एक कॉमन चीज है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी जो कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों के अंदर। ठीक है, अब दो ही पार्टी इसके अंदर है, पहली है होल्डर, सॉरी फायर, और फिर दूसरी है होल्डर। ठीक है, इंडिम्निफायर और होल्डर, जो कि प्रपोजल जो बंदा है जो कि प्रपोजल को मेंशन कर रहा है वो है इंडेमनीफायर, और जो एक्सेप्टेंस दे रहा है जो कि ऑफरी की पोजीशन में थे वो है होल्डर। यहाँ पे यहाँ तक आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है, जिसके अंदर दो पार्टी होगी, कोई भी ये सब चीजें कॉमन इसमें कि दो पार्टी है। इसके अलावा प्रपोजल एक्सेप्टेंस जो अपन मेंशन करते हैं वो भी दोनों चीजें इसके अंदर रहेगी। ठीक है, फ्री कंसेंट भी इसमें इन्वॉल्व रहेगी, साथ ही साथ जो अपन कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी की बात करते हैं, ठीक है, और एक वैलिड अपन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, कंसिडरेशन वगैरह की जब अपन बात करते हैं, तो ये सारे जो कॉमन पॉइंट हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करते हैं ना, वो सब की सब चीजें हैं एसेंशियल, इसके अंदर भी इन्वॉल्व रहेगी। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में इन्वॉल्व हो रहा है। जी जी, क्वांटम मेरिट में तो सेम है, जितना आपने काम किया है ना, चाहे वो आधा अधूरा हो या कंप्लीट हो, स्टार्टिंग ही नहीं किया वो चीज अपन छोड़ देंगे। इसके अलावा जितना आपने काम किया है उतना आपको पे करने का हक आप मतलब आपका बनता है, वो सिर्फ क्वांटम मेरिट है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे से पॉइंट्स है, इजी इजी से। इसके अलावा जो अपना नेक्स्ट है वो है गारंटी। अब बताइए गारंटी क्या है? गारंटी ये कह रही है कि भाई अगर सेकंड पार्टी नहीं चुका पा रही है, फिर सेकंड पार्टी से अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके जितने भी प्रोमिसेस हैं उनकी लाइबिलिटी मैं ले रही हूँ। ठीक है, तीन पार्टी बनेगी, एक पार्टी होगी श्योरिटी, सेकंड बनेगी प्रिंसिपल डेटर और थर्ड बनेगी क्रेडिटर। ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था, अगर किसी को ध्यान है तो बताए। तीन पार्टी मैंने बताई थी, फर्स्ट है श्योरिटी, सेकंड है प्रिंसिपल डेटर और थर्ड है यहाँ पे क्रेडिटर। सभी अपना अपना रोल प्ले करते हैं, तीन एग्रीमेंट इसके अंदर बनते हैं एक दूसरे के अंदर। तीन कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी, आपकी बुक में नहीं दे रखे किसकी के बीच में बन रहा है रिलेशन यहाँ पे। पर बिल्कुल इसके अंदर एक प्रॉमिस था, जबकि गारंटी में क्या हो रहा है, गारंटी ली जा रही है कि इनके प्रोमिस को कंप्लीट फुलफिल करने का काम है। जितनी भी लाइबिलिटी है उसके अंदर लाइबिलिटी वर्ड कहीं भी यूज नहीं हुआ था। गारंटी जो कॉन्ट्रैक्ट है साफ साफ लाइबिलिटी वर्ड का यूज कर रहा है। लाइबिलिटी वर्ड क्या कह रहा है कि जितने भी इनके हिस्से के जितने भी वर्क है, जितने भी जो भी एफर्ट्स ये कर रहे थे वो सारे के सारे मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, आप मतलब जितना भी बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो जितना भी इनके हिस्से की लाइबिलिटी है वो कंप्लीट मैंने मेरे मतलब हिस्से में कंप्लीट कर ली है। तो वो सारी चीजें अब ये नहीं मैं कंप्लीट करूंगा। तो तीन पार्टी यहाँ पे बनेगी, पहला है श्योरिटी, सेकंड है प्रिंसिपल डेटर और थर्ड है क्रेडिटर।
अब कौन कौन सा रोल प्ले करेंगे तीनों, बताओ फटाफट बताओ, अगर ध्यान है तो, वरना फिर मैं डिफाइन करूंगी। थोड़ा बहुत किसका देखो दिमाग चलता है यहाँ पे, देखो बताया हुआ तो है। हाँ या ना फटाफट। क्या कह रहे हैं भाई, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। बहुत इजी है कि सीमा, मैंने क्वेश्चन ये पुट करा है बेटा कि इसमें तीन जो मैंने बताए है ना, जैसे कि भाई अपन ने इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, दो ही पार्टी अपने सामने मेंशन हुई थी, एक था आइडेंटिफायर और दूसरा था होल्डर। इसके अंदर तीन होती है, श्योरिटी है, प्रिंसिपल डेटर है और क्रेडिटर है। तो तीनों कौन कौन से हैं, क्या क्या रोल है तीनों का? क्या बोला गया है डेफिनेशन के लिए, साफ साफ बोला गया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने का काम, और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी हैंड ओवर कर ले रहा है कंप्लीट, साथ साथ ऑफ ए थर्ड पार्टी इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। ठीक है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कब माना गया है, जब दोनों के बीच में जब एग्रीमेंट किया था बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इस पे सिर्फ डिफॉल्ट वर्ड यूज करा गया है, सॉरी, कि त्रुटि हो गई, मतलब गलती हो गई कि एक ने लाइबिलिटी कंप्लीट ही नहीं करी, तो उसके हिस्से की कंप्लीट लाइबिलिटी है वो दूसरे पर्सन ने लिखी है, तो वो हुआ गारंटी। फटाफट टाइप करो। काफी टाइम हो गया, हो सकता है नहीं भी ध्यान में हो। बाय वोम गारंटी इज गिवन श्योरिटी, ओके, क्रेडिटर जो हमने मनी लैंड करते हैं। ठीक है, और कोई, वंशिका? टू वोम गारंटी गिवन क्रेडिटर। ठीक है, उधारी जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं। जी, देखो तीन तीन जो बता रहे हैं ना, इन तीनों को इन्वॉल्व कर लेती हूँ, एक है गगन, एक है हिमा और एक है वंशिका। ठीक है, इन तीनों को इन्वॉल्व कर लेती हूँ, फटाफट बता देती हूँ। देखो कोई भी तीन, आप तीनों को ही मैंने इन्वॉल्व करा है इस एग्जांपल में। अ, तो अब तीनों के लिए मैं सबसे पहले की, एक है गगन, एक है सीमा और एक है वंशिका। अब सबसे पहले क्या बोला गया है कि भाई जो गारंटी दे रहा है वो है श्योरिटी। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे गगन ने गारंटी दी है, तो गगन है श्योरिटी। उसके बाद गगन ने किसकी गारंटी दी है, गगन ने दी है सीमा की गारंटी, तो सीमा हुई यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर। गगन जो गारंटी दे रही है वो है श्योरिटी, श्योर करा है इस चीज को, इससे याद रखना आप। ठीक है, एक कोड में याद रख लो। और गगन ने किसकी गारंटी दी है भाई, गगन ने गारंटी दी है यहाँ पे सीमा की, सीमा हुई यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर, कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो इर्द गिर्द घूम रहा है चारों तरफ, वो किसकी है, सीमा, मेन जो पार्टी है वो सीमा है। अब जिसको गारंटी दी है, ठीक है, जिस पार्टी को गारंटी दी गई है वो है क्रेडिटर यानी कि वंशिका। अब मेन जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर दिमाग लगा के काम करेंगे, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले गारंटी देने वाले पार्टी जो है श्योरिटी, श्योर कर रहा है, पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को श्योर करने का काम कर रहा है। अब जिसके लिए गारंटी दी, मेन पार्टी तो ये है, ठीक है, वो है प्रिंसिपल डेटर यानी कि सीमा। और जिसको गारंटी दी है, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किससे, उधार दे कौन रहा है, पैसा किससे ले रहे हैं, वो है वंशिका यानी कि क्रेडिटर। ठीक है, अब सबसे मेन बात, दिमाग लगा के बोलेंगे, पहला जो अपना कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ये किस किस के बीच में बनेगा, यहाँ पे नाम लेके बता दीजिए कि भाई सीमा और वंशिका के बीच में बनेगा, सीमा या गगन के बीच में बनेगा, किस किस के बीच में बनेगा। पहला, सबसे पहला जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो किस किस के बीच में बनेगा।
नाम लिख के बताए यहाँ पे कि सबसे पहला जो एक कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, वो किस किस के बीच में बनना चाहिए। सीमा वापस बताऊं? ओके, रुको एक सेकेंड। देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया है कि आपने क्या किया है अभी, आपने मतलब तीन मैंने बताए हैं कि भी गगन को इन्वॉल्व कर रही है, वंशिका को इन्वॉल्व कर रही है और सीमा आपको मैं इन्वॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले गगन ने गारंटी दी है, ठीक है, गगन ने गारंटी दी है तो गगन है श्योरिटी, गगन है श्योरिटी। इसके बाद में, एक सेकेंड, इसके बाद में जिसके लिए गगन ने गारंटी दी है, ठीक है, किसी के लिए तो देंगे ना, तो वो है कौन? वो है सीमा आप, जिसको अपन क्या गुड कहेंगे, मॉर्निंग मैम। जिसको, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। Ma'am, today Rakesh sir will not take their class, eco class. ओके मैम, Okay, thank you, ma'am. ओके ओके, थैंक यू मैम। सेकंड जो पार्टी है, ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको रिपीट करा था कि राकेश सर है वो क्लास अभी नहीं ले पाएंगे, आज इको का है आई थिंक आपका, तो राकेश सर है वो छुट्टी पे है, ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे इस चीज को। सबसे पहले जो मैंने बोला कि भाई गगन है वो गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, गगन गारंटी है, वो दे रहे हैं तो गगन हुए श्योरिटी। सेकंड जो पार्टी है, गगन किसके लिए गारंटी देंगे, कोई तो पार्टी होगी, तो वो पार्टी है सीमा आप, जिसको कहेंगे प्रिंसिपल डेटर। अब किसको दे रहे हैं गगन? गगन गारंटी दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? आपके लिए दे रहे हैं, आप हुए प्रिंसिपल डेटर, और किसको दे रहे हैं? वो है क्रेडिटर, जो कि है वंशिका। अब मैंने ये क्वेश्चन पुट करा है कि भाई पहला जो एग्रीमेंट बनेगा, पहला जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो आपके गगन के बीच में बनेगा, गगन के या वंशिका के बीच में, या वंशिका के आपके बीच में बनेगा। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है आपके अकॉर्डिंग किस किस के बीच में बनना चाहिए, वो बता दो। वंशिका क्या कह रहे हैं कि गगन और वंशिका, ठीक है, फिर गगन क्या कह रहे हैं, शायद सीमा और वंशिका, ठीक है, फिर गगन और वंशिका, ओके, फर्स्ट और सेकंड पार्टी के बीच में, फर्स्ट और सेकंड पार्टी मीन्स सीमा आप और गगन, यही ना, फर्स्ट और सेकंड पार्टी यानी आप और गगन। अमन कह रहे हैं मैम गगन और सीमा, इशिता भी अमन कह रहे गगन और वंशिका, और इशिता कह रहे गगन और सीमा। भाई देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे तीन जो स्टूडेंट है, उन तीनों ने तो ये चीज कही है कि गगन और सीमा, इशिता कह रहे हैं, सीमा कह रही है और समीर कह रही है, ठीक है, बाकी सभी ने बोला है, ठीक है। देखो तीन स्टूडेंट ने बोला है, इशिता ने, सीमा ने और समीर ने, ये चीज तीनों ने बोली कि मैम पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस किस के बीच में बनेगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, नाम में कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट गगन है, सेकंड जो है वो कौन है, वो है सीमा, और थर्ड है वंशिका। तो तीन स्टूडेंट तो ये कह रहे हैं कि मैम फर्स्ट और सेकंड के बीच में बनेगा, और तीन चार जो स्टूडेंट है वो कह रहे हैं मैम सेकंड और थर्ड के बीच में बनेगा। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट सेकंड और थर्ड के बीच में बनेगा। मैं बार बार आपको ये चीज कहती जा रही हूँ, ठीक है, देखा देखी में रिप्लाई ना करे। और सीमा आपको समझ अभी भी नहीं आया है, मैं, मेरे को पता है थोड़ा बहुत कंफ्यूज आप है। सबसे पहली चीज मैंने बोला था कि भाई आप तो थर्ड पार्टी है, गगन, गगन तो थर्ड पार्टी है, गगन का तो रोल क्या है, गगन ने तो गारंटी दी है। फर्स्ट जो एक मेन जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो तो किस किस के बीच में हो रहा है, वो तो आपके और वंशिका के बीच में हो रहा है, ठीक है, आप है प्रिंसिपल डेटर, वंशिका है क्रेडिटर, तो वंशिका डायरेक्ट जो पैसा दे रही है, डायरेक्ट जो गुड्स दे रही है, वो आपको दे रही है, गगन को थोड़ी दे रही है। गगन तो ये कह रही है कि भाई अगर सीमा पैसा नहीं चुका पाएगी तो सीमा की सारी लाइबिलिटी है वो मेरी है, मैं पैसा चुकाऊंगी। समझ पा रहे हो? गगन का रोल तो तब बनेगा जब आपने अपने एफर्ट से आपने अपनी लाइबिलिटी को कंप्लीट किया ही नहीं, इनकम्प्लीट छोड़ दी, तब गगन बीच में इंटर होंगे और उनकी लाइबिलिटी बनेगी। अगर आप दोनों स्टार्टिंग से ही अपने कॉन्ट्रैक्ट को इजीली फुलफिल कर रहे हो तो फिर गगन को इंटर होने की जरूरत ही नहीं है। गगन तो क्या है, गारंटी देने वाले पर्सन है, ठीक है, जिनको अपन श्योरिटी कह रहे हैं, वो तो श्योर करेंगे, ठीक है, वो तो श्योर करे इस चीज को कि अगर इन्होंने अपनी लाइबिलिटी इनकम्प्लीट कर दी वंशिका, तो मैं सीमा के हिस्से का पैसा है या जितनी भी लाइबिलिटी है वो मैं चुका दूंगी। पर जरूरत कब पड़ेगी, जब आपने इनकम्प्लीट छोड़ी है। अगर आप कंप्लीट कर ही देंगे तो गगन का रोल ही नहीं है, ठीक है। तो पहला जो एक मेन जो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, वो मेन कॉन्ट्रैक्ट आपके और वंशिका के बीच में बनेगा।
ये पहली चीज है, कंफ्यूज मत हो यहाँ पे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। वी विन द रेस। गगन और वंशिका के बीच में बनेगा एग्रीमेंट। सब गलत है। अरे नाम में कंफ्यूज हो जाओगे। सब सही है, सब बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाई देते हैं। काफी बार क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इतना अपने को सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन गलत है कौन सही, सभी सही है, सभी सही है। ये सिर्फ एक समझाया जा रहा है, अभी क्लियर है। जिसने थोड़ा सा ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन था, अभी क्लियर है। समीर, देखो पहला जो एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो तो किस किस के बीच में बन रहा है, वो है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। सेकंड जो यहाँ पे बनेगा वो होगा अपना किस किस के बीच में, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, ठीक है। थर्ड सेकंड जो अपना बन रहा है वो है क्रेडिटर और श्योरिटी, यानी कि वंशिका और गगन के बीच में। पहला बना वंशिका और सीमा के बीच में, और सेकंड बना वंशिका और गगन के बीच में, और थर्ड जो बना वो अपना क्या है भी, वो है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। थर्ड यानी लास्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सीमा और गगन के बीच में। सबसे पहला जो एक कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए वो है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। सेकंड बनेगा सॉरी, फर्स्ट जो अपना बन रहा है वो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। सेकंड जो वो बनेगा अपना वो है क्रेडिटर और श्योरिटी, ठीक है। और थर्ड जो बनेगा वो है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर। लिख लो, चाहे याद नहीं रह रहा लिख लो, कोड वर्ड में नोट्स में अगर ये चीजें मुझे नजर नहीं आ रही है तो फिर देख लेना। अपनी गंदी सी लैंग्वेज में अगर कुछ भी लिख के मुझे नोट्स भेजे हैं तो देख लेना, फिर मेरे से बुरा कोई नहीं है। जो मैं ये एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ, जो कह रही हूँ ना, वो लिखते जाओ साफ साफ नोटबुक में साथ साथ, ठीक है ना। फिर मैं बता रही हूँ सीमा, कि जिसके लिए जो गारंटी देने वाली पार्टी है, ठीक है, जो गारंटी देने वाली पार्टी है वो है श्योरिटी। जिसके लिए गारंटी दी गई है, ठीक है, जिसके लिए गारंटी दी गई है वो है प्रिंसिपल डेटर, और जिसको गारंटी दी गई है वो है क्रेडिटर। तीन चीजें आप पहले लिख लो। पहला, गारंटी देने वाली पार्टी श्योरिटी, जिसके लिए गारंटी दी गई है वो है प्रिंसिपल डेटर, और जिसको दी गई है, ठीक है, वो है क्रेडिटर। अब तीन मैंने बोला एग्रीमेंट वाला, बताती हूँ। सबसे पहला एग्रीमेंट जो बनेगा वो है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। लिख लो, फर्स्ट प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। सेकंड जो बनेगा वो है क्रेडिटर और श्योरिटी, सेकंड जो बनेगा वो है क्रेडिटर और श्योरिटी। और थर्ड जो बनेगा वो है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर। थर्ड है वो श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर। लिख लिया सबने? फर्स्ट प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर, सेकंड है क्रेडिटर और श्योरिटी, थर्ड है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ऐसे लिखने से क्या है, कंफ्यूजन नहीं होगा। तीन यहाँ पे है इस गारंटी कॉन्ट्रैक्ट को अपन तीन पार्टी का गारंटी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये रिटर्न में भी हो सकता है, ऑरल में भी हो सकता है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी की बहुत जरूरत पड़ती है, और तीनों की कंसेंट होना बहुत जरूरी है। वो भी कैसे कंसेंट, प्री कंसेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक तो ग्रुप कंसेंट होना जरूरी है। ये एग्रीमेंट कहता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है वो ये कहता है कि हम एक ग्रुप कंसेंट भी लेते हैं और साथ ही साथ फ्री कंसेंट भी लेते हैं। कंसिडरेशन बहुत जरूरी है, कंसिडरेशन के बिना नहीं हो सकता। ये कहते हैं विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई भी गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वॉइड है। साफ साफ लिख रखा है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने ये चीज एक शो करी थी काफी टाइम पहले की। ईयर यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। आपकी बुक में तो बिल्कुल इस तरीके का स्टेटमेंट है ही नहीं। वो मैं अपनी ही बुक से बता रही हूँ कि भाई राजस्थान हाई कोर्ट ने काफी टाइम पहले ये चीज क्लियर करी थी कि विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई भी गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने लिया हुआ है तो वो आपका वॉइड है, वैलिड नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आज कंप्लीट करें, इसके बाद का अपन नेक्स्ट क्लास में देखें। यहाँ तक समझ लेना बहुत बड़ी बात है, और नोट्स फटाफट कंप्लीट करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, ग्रुप में आप मेंशन कर देना। बॉयज ग्रुप में तो कभी कोई डाउट आता नहीं है।
स्टार्स ने एक दो बारी पूछा था खाली। जी। ओके इशिता। बाय बेटा। बाय गगन। बाय वंशिका। बाय सीमा। बाय समीर। बाय अमन।